हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 2 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर हमारे वीडियो सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 9वीं असाइनमेंट का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका आज पार्ट 2 का हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 हम करा चुके हैं, तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जितने भी नए हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं कृपया चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड सर्कल की जो भी ITI इलेक्ट्रीशियन से स्टूडेंट कर रहे हैं उसको फॉरवर्ड कर दें। चलिए फिर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें 183 नंबर से 182 नंबर तक सोल्व करा दिए हैं। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करते हैं? उदासीन संयोजन मतलब न्यूट्रल कनेक्शन। तो विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन? तो वह मतलब कौन सा मीटर है जो न्यूट्रल तार भी उसमें ऐड होता है? पहला है 3 फेज 2 एलिमेंट, दूसरा 3 फेज 3 एलिमेंट, तीसरा सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, चौथा है 3 फेज 2 एलिमेंट विथ CT एंड PT। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट होता है उसमें न्यूट्रल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों न्यूट्रल का जो रंग होता है यह भी आपसे पूछा जाता है। तो न्यूट्रल का जो रंग होता है वह काला होता है ना। न्यूट्रल का जो रंग होता है वह काला होता है BIS के अनुसार। वही बात करें, एक अर्थ होता है तो अर्थ का जो वायर होता है उसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन मीन्स हरा, हरा रंग होता है। वही बात करें RYB, तो RYB जो है ये फेज में आता है। तो R का होता है रेड, Y का होता है येलो, B का होता है ब्लू। तो ये सब फेज वायर होते हैं। ठीक है, ये फेज होते हैं और न्यूट्रल हमारा काला होता है और अर्थ ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में पूछता रहता है। प्रश्न इसमें 184 है। आवृत्ति मीटर का प्रकार है। दोस्तों यह जो फिगर दिखाया है यह आवृत्ति मीटर है। तो आवृत्ति मीटर का प्रकार पूछा है। पहला वेस्टर्न टाइप, दूसरा रेशियो मीटर टाइप, तीसरा इलेक्ट्रो डायनेमिक टाइप, चौथा मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप यानी आंतरिक अनुनाद प्रकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो यह दिखाया गया है आपका आवृत्ति मीटर, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यांत्रिक अनुनाद प्रकार का दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 185 व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट? जो इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी होता है, मेजर करने की जो सेंस होती है वह इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, यंत्र में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? पहला दिया है वोल्ट पर ओम, दूसरा ओम पर वोल्ट, तीसरा ओम मीटर, चौथा ओम पर मीटर। दोस्तों ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ संवेदनशीलता की जो यूनिट होती है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ओम पर वोल्ट होती है। ठीक है, ओम पर वोल्ट होती है यानी R/V होती है। ठीक है, इसका जो होता है सेंसिटिविटी बराबर R/V होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, तो एल्युमिनियम की डिस्क में अपोजिट साइड में 2 छिद्र प्रदान किए जाते हैं। तो पार्ट 1 में डिस्कशन करा दिए हैं क्यों किए जाते हैं। दोस्तों रेंगन की त्रुटि को रोकने के लिए। ठीक है, जो उसमें क्रिम्पिंग दोष होता है उसको रोकने के लिए यह प्रक्रिया अपनाते हैं, टू अरेस्ट द क्रिम्पिंग एरर। तो बात करें क्रिम्पिंग एरर क्या होता है, तो दोस्तों जब लोड नहीं रहता है मीटर पे तो भी डिस्क घूमती रहती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिम्पिंग दोष। तो उसको दूर करने के लिए जो एल्युमिनियम की डिस्क होती है उसके अपोजिट साइड यानी 180 डिग्री पे अपोजिट साइड में क्या करते हैं, 2 होल कर देते हैं। ठीक है,
2 छिद्र कर देते हैं। तो रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए छिद्र करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यंत्र का नाम क्या है? यह यंत्र दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ठीक है, पहला दिया है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंडिकेटिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, चौथा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है यह एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, ऊर्जा मीटर होता है। ठीक, रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इंडिकेटिंग जो संकेतक देता है, और ये जो है एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो दिखाया गया है फिगर, यंत्र जो दिखाया गया है यह एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एब्सोल्यूट यह इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है? दोस्तों वाई डैम्पिंग फोर्स ही रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग क्यों आवश्यक है? तो पार्ट 1 में हम बात किए हैं इंडिकेटिंग के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में और डैम्पिंग के बारे में। ठीक है, इंडिकेटिंग यानी यह क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग होता है ना, सॉरी, डिफ्लेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डैम्पिंग होता है। तो डिफ्लेक्टिंग मतलब जो सुई होती है उसे डिफ्लेक्ट करता है, और कंट्रोलिंग मतलब जब सुई डिफ्लेक्ट होती है तो ज़्यादा आगे न बढ़ जाए, उसको कंट्रोल के लिए कंट्रोलिंग हम टार्क को लगाते हैं। एक होता है डैम्पिंग टार्क। तो डैम्पिंग टार्क क्या होता है, जो 0 से आगे जब बढ़ता है तो सुई वाइब्रेट न करे, तो उसको क्या करता है, वाइब्रेट न करे, उसको एक जगह अस्थाई बनाए रखता है, यही डैम्पिंग का वर्क होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है सुई की गति को तेज करना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करना, नहीं। तीसरा सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चौथा है दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, बिना दोलन के, ऑसिलेशन के सुई को नियंत्रित करना, यह होता है डैम्पिंग का वर्क होता है। ठीक है, एक्चुअल डैम्पिंग का वर्क होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का कार्य क्या है? दोस्तों जो मूविंग कॉइल होता है उसमें नरम जो लोहे के कोर होते हैं उसका वर्क क्या होता है? पहला दिया है विक्षेपण बल को मजबूत करना, दूसरा सुई की गति को नियंत्रित करना, तीसरा है मोटर को अधिकतम संवेदनशील प्रदान करना, चौथा एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप, नहीं, ठीक है, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना होता है, जो नरम लोह का कोर होता है उसका वर्क होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो लोडिंग प्रभाव का कौन सा पैरामीटर प्रभाव है? लो एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, लो सेंसिटिविटी और लो इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कम संवेदनशीलता जो होती है लोडिंग प्रभाव का कारण होती है मापक यंत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह फिगर दिखाया गया है, कौन सा फिगर, यंत्र का नाम बताना है। तो यह यंत्र जो होता है यह आर्टेक्सन प्रकार चल लौ होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टेक्सन जो होता है आर्टेक्सन टाइप मूविंग आयरन होता है। जो मूविंग आयरन होता है दो प्रकार का होता है, एक आर्टेक्सन टाइप होता है, एक रिपल्सन टाइप होता है। ठीक है, आर्टेक्सन टाइप दूसरा रिपल्सन टाइप। तो ये जो फिगर दिखाया गया है यह आर्टेक्सन प्रकार का चल लौ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मोटर के घूर्ण प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी घूर्ण पर मीटर यानी आरपीएम होता है ना, मोटर का आरपीएम मेजर करने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, मापक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेनली जो आरपीएम को नापने के लिए हम
टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर क्या होता है, जैसे मोटर का जो सॉफ्ट होता है उसमें हम टेकोमीटर को अगर लगा देते हैं तो उसका स्पीड हमें आरपीएम में मेजर करके दे देता है। कौन? टेकोमीटर। ठीक है। ऊर्जा मीटर हम जानते हैं हमारे घर में लगा होता है, एनर्जी को यह मेजर करता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टेकोमीटर हो जाएगा आपका मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए। प्रश्न अगला है, चल लव प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को कैसे हम पहचानेंगे? नो टर्मिनल मार्किंग से, टर्मिनल मार्क प्लस पॉजिटिव से, नो वन टर्मिनल कलर प्लस से, या टर्मिनल मार्क प्लस एंड निगेटिव से। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आइडेंटिफाई करेंगे चल लव प्रकार के उपकरण का, वह कोई सिरा अंकन नहीं होगा, उससे हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विच इज ए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मतलब इसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन है? ठीक है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, ये सब आ जाते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये जो होता है वह प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का भाग है, इसे हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है, यानी बीच फोर्स प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ पॉइंटर इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा बल है जो संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो डिफ्लेक्टिंग होता है, विचलन बल होता है, यह जो है मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट दिखाता है कौन? डिफ्लेक्टिंग। और इसे कौन रोकता है? तो यह कंट्रोलिंग फोर्स रोकता है। ठीक है, और इस स्थिति में जब सुई हमारी वाइब्रेट करती है, दोलन करती है, तो उसको कौन रोकता है? तो डैम्पिंग फोर्स रोकता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में याद रख लेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट दोस्तों एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, ऊर्जा मीटर। तो इसका मेनली वर्क क्या होता है? डिस्प्ले द क्वांटिटी, इंडिकेटिंग द क्वांटिटी, रजिस्टर द क्वांटिटी, या मेजर द क्वांटिटी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मात्रा को दर्ज करता है। ठीक है, आप देखते होंगे मात्रा जो होता है उसे फील्ड करके दर्ज करता है। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्क होता है रजिस्टर द क्वांटिटी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ लेता है? तो ग्रेविटी कंट्रोल है। ग्रेविटी कंट्रोल है दोस्तों। तो ग्रेविटी कंट्रोल हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। यह इसमें होता है, किस स्थिति में होता है? तो वर्टिकल पोजीशन में अच्छे से सटीक रूप से पढ़ता है कौन? ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, वही बात करें, जो एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल का जो होता है एनी पोजीशन में होता है, लेकिन जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है वह वर्टिकली पोजीशन में अच्छा सटीक रूप से पढ़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बेसिकली पावर रीड करते हैं। ठीक है, पावर को रीड करते हैं, ये आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पावर को रीड करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 199 है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके मापक में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त होती है, यानी हाउ द अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है? कीप लो इनपुट इम्पीडेंस, कम इनपुट प्रतिबाधा रखते हैं। दूसरा है
कीप हाई इनपुट इंस्ट्रूमेंट इम्पीडेंस, तीसरा यूज शॉर्ट कनेक्शन लोड, चौथा प्रोवाइड कनेक्ट डैम्पिंग सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च आगत प्रतिरोध यानी कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस रखते हैं। जो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो उपयोग होता है अधिकतम सटीकता के लिए वह कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस रखते हैं। ठीक है, उच्च आगत प्रतिबाधा रखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, एक मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करिए। दोस्तों इस प्रश्न में एक मिस्टेक कर दिया है, आर एम का मान नहीं दिया है। ठीक है, आर एम का मान नहीं दिया है तो यह मिस्टेक है। तो आर एम का मान हम अगर 9 मान लेते हैं तो उससे देख लेते हैं क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है आर एस एच बराबर जो शंट प्रतिरोध बराबर आर एम बटा एम माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ एम बराबर आई बटे आई एम होता है। तो आई क्या होता है 10 मीटर, यहाँ पे आई 10 मीटर दे दिया है और आई एम दिया है 1 मिलीमीटर 1 दे दिया है। तो यहाँ से m बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में मान रख देंगे तो आर एस एच बराबर आर एम का मान इसमें दिया नहीं है, 9 हम मान लेते हैं। ठीक है, 9 मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए 9 हो गया और यम क्या है 10 है माइनस 1 यानी 9/9 हो गया। तो कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आर एम का मान दिया ही नहीं है तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9वीं असाइनमेंट में जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वह 3 ओम दिया है, यानी कि हमें जो है आर एम का मान कितना मानना होगा 27 मानना होगा। ठीक है, 20 जब 7 मानेंगे तो आर एस एच बराबर आर एम बटा एम माइनस 1, तो m माइनस 1 का मान 9 आ गया है हमारा, है ना। तो 27 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, कटेगा 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आर एम का मान 27 मान लेंगे तो, है ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। दोस्तों इसमें मिसिंग है, आर एम का मान दिया नहीं है। ठीक है, तो 27 मान लेंगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा जो 9वीं असाइनमेंट में आंसर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों सभी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था उसको हम इस वीडियो और पार्ट 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे जो हमारा लेसन होगा वह ट्रांसफार्मर से होगा, नहीं तो डोमेस्टिक होम अप्लायंस से होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस प्रकार करके सेकेंड सेमेस्टर भी हमारा क्लोज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 3 में हम जाएंगे, देन उसके बाद 4 करेंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सारे मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।